आपका लक्ष्मण जी। और ताज़ा खबर ये है कि रिलायंस के नतीजे आ चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मुनाफा 15,792 करोड़ 17,100 करोड़ का अनुमान था और मुनाफा जो है 13,656 करोड़ से बढ़कर 15,792 करोड़ पर पहुंचा है। ये Q3 के नतीजे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। अब इससे थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे जियो के नतीजे आए थे। अनुमान जो था उससे थोड़े से पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मुनाफे के जो आंकड़े हम देख पा रहे हैं अब तक, पिछले क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर हम कंपेयर करते हैं तो 13,656 करोड़ से बढ़कर 15,792 करोड़ हुए हैं Q3 के नतीजे। और 2,30,000 करोड़ से घटकर 2,17,000 करोड़ की आय ये बता रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो आय और मुनाफा ये दो आंकड़े स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर में एनालिस्ट भी जुड़ेंगे और इन नतीजों का पूरा विश्लेषण भी आप सुन पाएंगे। अभी शुरुआती आंकड़े आ रहे हैं, धीरे धीरे और भी इसकी डिटेल आएगी और उस पर बात होगी। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर 3 के जो रिज़ल्ट है, एबिटा 31,224 करोड़ से बढ़कर 35,247 करोड़ हुआ है। और ये Q3 के नतीजे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। मुनाफा 15,792 करोड़ 17,100 करोड़ का अनुमान था और ये 13,656 करोड़ से बढ़कर Q&Q 15,792 करोड़ पर और आंकड़े बता रहे हैं। वहीं एबिटा मार्जिन जो है 31,224 करोड़ से बढ़कर 35,247 करोड़ पर पहुंचा है। आय 2,30,000 करोड़ से घटकर 2,17,000 करोड़ हुई है। ये 2-3 आंकड़े अभी तक आए हैं अभी आपकी स्क्रीन पर और धीरे धीरे आंकड़े आएंगे, डिटेल आएगी तो नतीजों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये रिलायंस Q3 के नतीजे, शुरुआती आंकड़े, धीरे धीरे आंकड़े और बढ़ रहे हैं। एबिटा मार्जिन, आय और मुनाफे के आंकड़े आ चुके हैं और नीरज जी भी आ गए स्टूडियो में। नीरज जी आ गए जी बिल्कुल। और मुनाफा जो है 15,000 करोड़ से ज़्यादा है। हमारा अनुमान था कि 17,100 करोड़ आना था, लेकिन 15,792 लगभग 16,000 करोड़ आप कह सकते हैं ये आया है प्रॉफिट। और रेवेन्यू का फिगर देखें तो वो हमारा अनुमान था कि 252 तक आना चाहिए। वो रेवेन्यू का अनुमान कितना आया है? 13,656 करोड़ का है प्रॉफिट और हमारा अनुमान था कि प्रॉफिट आना चाहिए 17,100 करोड़ का, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें तो कंपैरिजन में ये उससे कम है। लेकिन बहरहाल ये नतीजे जो है इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि क्या देखा, एबिटा 31,224 करोड़, अनुमान था कि करीब 34,000 करोड़ के आसपास आना चाहिए। 31,224 पिछली बार था, यानी फ्लैट एबिटा दिया है। मार्जिन इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग एक फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जियो के नंबर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जियो में एक फ्लैट नंबर दिए हैं। आरपू का हम लोगों को इंतजार रहेगा कि आरपू किस तरीके से निकल के आता है। वो एक नंबर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पिछला क्वार्टर फेस्टिवल वाला था, तो रिटेल के नंबर्स भी हमें देखने होंगे किस तरह। 2,30,000 करोड़ से घटकर 2,17,000 करोड़ का क्वार्टर, तो थोड़ा सा इस फ्रंट पे डिसअपॉइंटमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट कमी है रेवेन्यू में, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा और एक फिगर हमें इंतजार करना चाहिए सेगमेंट वाइज आंकड़ों का। O2C यानी ऑयल टू केमिकल वाले में किस तरीके के नंबर यहाँ पे निकल के आते हैं, क्योंकि ऑयल टू केमिकल जो है शायद उसमें ही ये हिट हुआ होगा या उसमें भी इस तरीके का लगेगा। कोशिश करते हैं अमरीश मलिका और शरद अवस्थी को जोड़ते हैं और उनसे भी इस पे रिएक्शन लेते हैं कि किस तरीके के नंबर उनको लग रहे हैं। प्राइम एफएसआई नंबर लग रहा है कि जो अनुमान लगाया था मार्केट ने उससे थोड़े थोड़े कम आए हैं। मुनाफा 15,792, 13,656 से बढ़कर, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम है। एब्सोल्यूट टर्म में डेफिनेटली ज़्यादा है, लेकिन जो अनुमान था उससे कम है। मार्जिन जो है बढ़ के आया है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था उससे बढ़ के आया। रेवेन्यू 217 आया है, 230 के सामने अनुमान इससे भी ज़्यादा का था। हालांकि मार्जिन में बड़ा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट यहाँ पे
देखने को मिला। शरद, अगर हमारे साथ आप जुड़ गए हैं तो मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। शुरुआती देख के नंबर कैसे लग रहे हैं? इसमें तो रेवेन्यू फ्रंट पे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है और मार्जिन इंप्रूव हुआ है। शरद जी। जी, थोड़ा सा हमें लगता है कि पैट के लेवल पे थोड़ा सा निराशाजनक है नंबर, बट ऑन बैलेंस मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन थी लगभग 34,000 करोड़ के आसपास की EBITDA की, लगभग नतीजे इन लाइन ही है, कुछ बहुत ज्यादा निगेटिव मैं नहीं देख रहा है। अच्छा, जियो के नंबर इससे पहले आ गए थे, उसमें भी फ्लैट नंबर थे, जो एक्सपेक्टेशंस थी लगभग उसी के आसपास आए। 12,000 करोड़ का एबिटा इन्होंने क्लॉक किया है, तो वहाँ से भी कोई वैसा सरप्राइज नहीं था कि कोई बहुत नेगेटिव सरप्राइज हो, रादर फ्लैट नंबर थे। और पिछले क्वार्टर में शायद कोई टैरिफ हाइक भी नहीं ली थी। वो नंबर आपने देखे, वो कैसे लगे? एक बार फिर से बोलिएगा मुझे। हाँ, जियो के नंबर मैं आपके सामने रख देता हूँ। जियो के नंबर में उन्होंने 4838 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था और जो रेवेन्यू है वो 22,998 करोड़ था और एबिटा 12,009 करोड़ का था, जो कि पिछले बार 11,489 करोड़ था। तो नंबर इन लाइन या फ्लैट या स्लाइटली बेटर नंबर थे, एबिटा लेवल पे काफ़ी बेहतर दिख रहे थे। जियो के नंबर्स लगभग इन लाइन है मेरे हिसाब से। ज्यादा जो हिट आई है वो हो सकता है कि आपको O2C बिजनेस में आई हो, क्योंकि इसको तिमाही में हम ये उम्मीद कर रहे थे कि O2C बिजनेस से बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि विंडफॉल टैक्स वगैरह भी कम हो गया था। तो और ब्रेकअप जैसे जैसे आता है मुझे लगता है और क्लैरिटी आएगी। बट जियो के जितने मैंने नंबर्स देखे उसमें कुछ ऐसा नेगेटिव मुझे दिखाई नहीं दिया। जो पैट का नंबर है वो लगभग एक्सपेक्टेशन से करीब 100 करोड़ ही नीचे है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ी वेरिएंस है, क्योंकि जो वन टाइम चार्जेस वगैरह स्पेक्ट्रम के लगे, एडिशनल नेटवर्क चार्जेस लगे, उसकी वजह से वो नंबर कम आया है। और इस क्वार्टर जियो के से हम बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि कोई इंक्रीमेंटल जो आरपू मतलब जो बिल एडिशनल नेटवर्क एडिशनल जो कस्टमर को चार्जेस वगैरह बढ़ाने का था, वो मंथली बिलिंग में कुछ अभी बढ़ाया नहीं था। बट जैसे जैसे अगले 1-2 क्वार्टर्स में वो बढ़ाते हैं, वहां से आप इम्प्रूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो आपको नेगेटिव सरप्राइज थोड़ा सा आया होगा वो हो सकता है वो उसी बिजनेस से आया हो, क्योंकि वहां ये उम्मीदें थी कि विंडफॉल टैक्स वगैरह जैसे जैसे कम किया गया है और SEZ वाले टैक्स पे भी कमी लाई गई है, तो उसकी वजह से नेट रियलाइजेशंस में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। ओके, अच्छा, ये चूंकि प्रेस रिलीज और बैलेंस शीट है मेरे सामने, तो टोटल जो रेवेन्यू है वो 2,20,592 करोड़, 220 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। लास्ट क्वार्टर में यानी Q2 में सितंबर को जो खत्म हुआ था उसमें 2,32,000 करोड़, तो वहाँ के मुकाबले रेवेन्यू स्लाइटली कम है। हालांकि अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आए, 191 के सामने 220 है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा कम है, इसमें कोई शक नहीं है। आप प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें, यानी कुल जो उन्होंने मुनाफा जो इसमें दर्शाया है वो 17,806 करोड़ है, जो कि पिछले क्वार्टर से भी बढ़ के आया, लेकिन YOY अगर आप देखेंगे तो वहाँ के मुकाबले कम है। तो क्या ये भी हो सकता है कि इस क्वार्टर में विंडफॉल टैक्स का असर इनके ऊपर डेफिनेटली आया हो? अमरीश बलिगा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अमरीश सर, नमस्कार। और नतीजे आपने देखे हैं, क्या रिएक्शन बनता है आपका? ओवरऑल तो मुझे लग रहा है कि इट इज स्लाइटली बेटर देन जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, शायद बेटर है। But then I'm yet to look at the details. So I mean, just give me 5 minutes. Maybe I'll just have a look at the details and come back. पर overall तो मुझे ठीक ही लग रहा है। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग है। लेकिन अमरीश सर, एक चीज़ बताइए कि जैसे जब ये विंडफॉल टैक्स लगा, जिसका इम्पैक्ट लास्ट क्वार्टर में था, कंपनी ने बताया भी था, लेकिन इस क्वार्टर में काफ़ी चीज़ें कम हुई। हाँ, डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट की इनकी मार्जिन इम्पैक्टेड हुई, लेकिन शायद डोमेस्टिक मार्केट बढ़ी, इसलिए जो ओवरऑल मार्जिन निकल के आ रहा है वो अनुमान से बेटर है। अब हम लोगों ने जितने अनुमान लगाए थे वो 2,17,000 से लेकर के 2,50,000 करोड़ तक के इतने वाइड रेंज के अनुमान थे, और जो नंबर टोटल इनकम का निकल के आ रहा है वो 2,20,000 करोड़ आ रहा है। शायद इसलिए आप कह रहे हैं कि स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आप लोअर साइड का एक्सपेक्टेशन लेके थे। हाँ, इनफैक्ट मेरा जो एक्सपेक्टेशन था इट वाज ऑन द लोअर साइड, क्योंकि मुझे ऐसे भी अनुमान था कि देयर वुड बी इन्वेंट्री लॉसेस
So basically, my expectation was on the lower side of the market expectation. ओके, शरद जी आपका अनुमान भी क्या लोअर साइड में था इसलिए ऐसा आपको लग रहा है, या हायर साइड में था आपका? मैं थोड़ा और नंबर आपके सामने रखूं क्या, डिटेल बताता हूं नहीं, आपको। मुझे लगता है कॉन्सोल लेवल पे टॉप लाइन पे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, बट इबिटा लेवल पे मैं जो नंबर देख रहा हूँ, हमारा अनुमान करीब 34,000 करोड़ के आसपास था। उसके सामने कंपनी ने लगभग 38,500 करोड़ दिया है नंबर। तो मुझे लगता है वहां तो बीट ही है। मार्जिन के लेवल पे भी अगर इबिटा मार्जिन हम ये उम्मीद कर रहे थे 15.5 के आसपास आएंगी, तो वहाँ 16% आई है, तो वहां तो ठीक है। हो सकता है इबिटा के नीचे कोई वन टाइम एडजस्टमेंट वाला नंबर हो जिसकी वजह से थोड़ा नुकसान, पैट के लेवल पे उतना बीट नहीं हो रहा, बट इबिटा के लेवल पे कोई डिसअपॉइंटमेंट है नहीं। टॉप लाइन के लेवल पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। अच्छा, मैं थोड़ा और सेगमेंट ब्रेकअप देता हूं आप लोगों के लिए। ऑयल टू केमिकल, जिसको O2C के नाम से हम जानते हैं, वो 1,44,630 करोड़ का रेवेन्यू आया वहां पे। लास्ट क्वार्टर में 1,59 था, और पिछले साल के इसी क्वार्टर में यानी YOY कंपेयर करें तो 1,31 था। तो YOY बेटर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुआ है। ऑयल टू गैस यानी ऑयल एंड गैस का जो उनका बिजनेस है वो 4474 करोड़ का है, जो YOY और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में बढ़ा है। पिछले तिमाही में 3853 था। रिटेल में 67,634 करोड़ का रेवेन्यू है इनका, और जो पिछले क्वार्टर में 64,936 और पिछले साल के इसी तिमाही में 57,000 था, तो ये बेटा आया है। डिजिटल सर्विसेज जिसमें आप लार्जली जियो को लेते हैं, उसमें 30,343 है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बेटर है और YOY भी बेटर है। तो अगर आप देखें तो ऑयल टू केमिकल में जो एक्सपेक्टेड लाइन पे था 1,59 से 1,44 हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हालांकि साल दर साल अभी बढ़, तो एक पहला तो यहाँ पे गैप दिखेगा जिसकी बात अभी शरद जी भी कर रहे थे। सेगमेंटल एबिटा की अगर मैं बात करूँ तो ऑयल टू केमिकल का एबिटा 13,926 करोड़ आया है, जो पिछले क्वार्टर से बढ़ के आया है 11,968 से, और पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट फ्लैट या 300-400 करोड़ ज़्यादा निकल के आया है। ऑयल टू गैस का भी एबिटा ठीक दिख रहा है, 3800 करोड़ के है। रिटेल में 4700 करोड़ का एबिटा नहीं दिखाया है, जो YOY क्वार्टर क्वार्टर बेटर है। और डिजिटल सर्विसेज में भी 12,900 का इन्होंने टोटल दिखाया। तो नेट अगर आप सेगमेंटल देखेंगे तो ऑयल टू केमिकल में निराशा है शरद जी। हाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है जितना विंडफॉल टैक्स से हम उम्मीद कर रहे थे कि इम्प्रूवमेंट आएगी, उससे थोड़ा सा कम है। बट इबिटा के लेवल पे जो एक्सपेक्टेशन थी उसमें ज्यादा नेगेटिव है नहीं, क्योंकि हम लोग उम्मीद कर रहे थे लगभग 12,500 करोड़ के जैसा इबिटा, और जो इबिटा कंपनी ने रिपोर्ट किया है Q3 के लिए वो लगभग 14,000 करोड़ है। तो टॉप लाइन के लेवल पे मुझे लगता है हर जगह थोड़ी सी निराशा हाथ लग रही है, बट इबिटा के लेवल पे कुछ ऐसा नेगेटिव मुझे दिख नहीं रहा। अच्छा शरद जी, क्या लक्ष्य है आपका मंडे के लिए? मुझे लगता है थोड़ा सा सबड्यूड स्टार्ट हो सकता है, बट ग्रेजुअली मेरे हिसाब से जैसे जैसे कॉन्कॉल वगैरह होता है, जैसे जैसे और नंबर्स पे व्याख्याएं आती हैं, मूड है रिन्यूएबल एनर्जी के चारों तरफ और हाइड्रोजन वाले बिजनेस में कोई और री रेटिंग होने की, जो आगे चल के ट्रिगर आ सकते हैं वो NBFC वाले फंड की वजह से, NBFC में वो क्या प्लानिंग अपनी बताते हैं उससे आ सकते हैं, प्लस एक रिटेल हो सकता है। और जैसा मैं देख रहा हूँ, एक पहली बार शायद हम एक ऐसी कंपनी देख रहे हैं जिसके पास इकोसिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन तैयार है, लेकिन प्रोडक्ट्स वो ग्रेजुअली लॉन्च कर रहे हैं। जनरली हम देखते हैं कि कंपनी के पास प्रोडक्ट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हम ग्रेजुअली बनाते हैं, बट रिलायंस का केस बिल्कुल उल्टा हो गया है, जहाँ इकोसिस्टम रेडी है और जो भी प्रोडक्ट वो लाएंगे वो उस इकोसिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट करना फिर सेकंड लेग रह जाता है। तो मुझे लगता है FMCG में री रेटिंग आने वाले समय में, जियो में और ज्यादा इंप्रूवमेंट, और नए ट्रिगर्स आपके हाइड्रोजन वाले बिजनेस में, जो इलेक्ट्रोलाइजर्स वाला बिजनेस है, वहां से और आ सकते हैं अगर वहां से कोई वैल्यूएशन में बम्प अप मिलता है। अभी तक जो नंबर्स है उसके हिसाब से मुझे लगता है 2950 3,000 रुपए के लक्ष्य SOTP के हिसाब से फेयर वैल्यू होने चाहिए स्टॉक। ओके अमरीश जी, मंडे को आप खरीदेंगे या वेट करेंगे, क्या टारगेट लेके चल रहे हैं आप? देखिए, द स्टॉक इज ऑलरेडी करेक्टेड, करीब 2,600-700 के लेवल से नीचे आया है। तो मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स, जो मुझे लगता नहीं कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है, आई मीन लाइक द रिजल्ट्स वर डिसेंट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, तो मुझे लगता है कि 2,400 से ज्यादा नीचे शायद नहीं जाए। तो यदि उस लेवल के आसपास मिले या उससे नीचे जाए, देन आई थिंक इट्स क्लियरली अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मेरा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है, 12 मंथ्स का टारगेट है, इट्स अबाउट 3,225। ओके, तो दोनों ही एक्सपर्ट का मानना है कि
हल्की सी भी अगर गिरावट आए तो उसमें आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और ऑलरेडी स्टॉक अगर आप देखें 2700 से 2450 पे आ चुका है। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है कि आप जो चैनल देख रहे हैं ये इसी कंपनी के स्वामित्व वाला है, तो कोई भी बाई सेल का फैसला लेने से पहले आप अपने इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से एक राय और ज़रूर ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश सर और शरद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और रिलायंस के रिजल्ट्स पे क्या रिएक्शन होगा ये हम लोग मंडे को देखेंगे। मनोज जी ओवर टू यू। आज एक मनोज जी वो दिलचस्प बात बताऊँ आपको, ये रिलायंस के रिजल्ट हम लोग जब भी ट्रैक करते हैं तो जो एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होती है उससे कंपेयर करते हैं। एब्सोल्यूट टर्म में हम आपको नंबर बताएं कि इतना ज़बरदस्त नंबर है, 2,09,000 करोड़ से बढ़ के 2,40,000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है, स्टिल हमें लगता कम है। जी, तो इस तरह की कंपनी के लिए नज़रिया भी थोड़ा सा अलग रखना चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।